हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। हमने एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए क्लासेस शुरू कर रखी थी। हमारी 6-7 क्लासेज हो चुकी हैं। माइक में प्रॉब्लम आने की वजह से क्लासेस बीच में रुक गई थी, बट अब फिर से कंटिन्यू चलेंगी। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, हम तीनों पढ़ेंगे टीजीटी साइंस के लिए। मतलब जहाँ कहीं भी आपका सब्जेक्ट साइंस है, आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी, ठीक है। एस्टेट होना है 26-27 जुलाई को, तो ये कंप्लीट नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, पेड नोट्स रहेंगे साथ में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस, मतलब इन क्लासेस से बाहर एस्टेट टीजीटी साइंस में कुछ नहीं जाएगा। साथ में हमने सीडीपी की क्लासेस भी शुरू कर रखी हैं। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं। इस टॉपिक से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट। हेलो। हाँ, तो हमारी क्लासेस चली हुई हैं। तो मैंने आपको बताया आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये नोट्स हैं जो अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको नंबर दे देती हूँ। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। पेड रहेंगे ये नोट्स, ठीक है। अब हमारी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो हमें नए, अगर कोई रिएक्शन होती है और हमें नए केमिकल मिलते हैं तो उसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब हम कोई 9th-10th क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे, कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो टू द पॉइंट बात करेंगे कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ से पेपर हिट करेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, इसका पहला पॉइंट आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं, इसका मेन मोटो यही है। अब कोई रिएक्शन हुई है, हमें कैसे पता चलेगा? उसमें से धुआं निकल रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, इन सब से हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुई है। देखिए, पहला पॉइंट इसका चेंज इन कलर। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होती है तो हो सकता है उसका कलर ब्लू हो, बाद में पर्पल हो जाए, तो जो कलर का चेंजमेंट हुआ उसको हम कहेंगे कि ये एक रिएक्शन हुई जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हुआ। अब इसका ये मोस्ट कॉमन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप देखिए। इस रिएक्शन में ये कंपाउंड C6H8O7, ठीक है। अब इसको जब KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे, KMnO4 का जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर, ठीक है। ये दोनों जैसे ही रिएक्ट करेंगे इसका पर्पल कलर वैनिश हो जाएगा, मतलब ये एक कलरलेस कंपाउंड हमें मिलेगा। तो एक कलर्ड कंपाउंड जो कि पर्पल कलर का था, जब हम उसका केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो हमें एक कलरलेस मिलता है। इसका क्या रीजन हुआ? इसका रीजन हुआ कि उसका कलर वैनिश हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा, जो सफेद कपड़े होते हैं, अगर उस पे हल्दी का दाग लग जाता है, ये हल्दी का, तो होता क्या है, जब हम साबुन से उसको वॉश करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हुई क्योंकि कलर का चेंजमेंट हुआ। देखिए, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब दूसरा देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे मैंने आपको बताया, कोई रिएक्शन कहीं भी हो रही है तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हाँ, यहाँ रिएक्शन हो रही है। उसका दूसरा पॉइंट है गैस का इवोल्यूशन होना। कोई भी रिएक्शन, कोई भी दो कंपाउंड जब मीट करते हैं तो हो सकता है उसमें से कोई गैस रिलीज हो। अब देखिए, इसके जो ये जो एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी बेस है,
ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करोगे तो ये आपको इजीली याद रह जाएंगे। अब अगर पेपर में आपको ये रिएक्शन दे दी जाती है और आपसे ये पूछ लिया जाता है यहाँ पर x करके कि इस x की जगह क्या आएगा, तो आपको अगर ये रिएक्शन याद होगी तो आप इजीली बता देंगे कि इसमें CO2 गैस इवोल्व होगी। देखिए ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जब इसको CH3COH के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा CH3COONA, ठीक है, प्लस वाटर रिलीज होगा और साथ में CO2 गैस। इस रिएक्शन का मेन पर्पज क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है, ये CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। अब जो दूसरी रिएक्शन है ये देखिए जिंक, जब जिंक एक मेटल है, जब इसको हम H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में लेके आएंगे तो हमें मिलेगा ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों रिएक्शन अब आपको याद रखनी है। ये जो जिंक है या कोई और मेटल भी हो सकता है, इसकी जगह जब हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये मेटल वाले चैप्टर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जब कोई भी मेटल किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, साथ में ये पॉइंट भी याद रखने हैं कि आपको दे दिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना है चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की ये एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दी जाती है और एज इट इज पिछले पेपर में ये पूछी गई थी। अब देखिए ये है पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, इसको PbNO32 की प्रेजेंस में मिक्स किया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या, हमें ये कंपाउंड मिला 2KNO3, साथ में PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। तो आप इस लेड कंपाउंड से याद रख सकते हैं, ये आपको याद करने में आसानी होगी कि जब लेड कंपाउंड आपको दिख जाए तो समझ लेना वहां प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट तो आप समझते ही होंगे, आपने लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो दाने दाने बच जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वो ही प्रेसिपिटेट होते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद रखने के लिए इजीली आप इस लेड को याद रखिए Pb। ये थोड़ा एक अलग एलिमेंट दिखता है दिखने में, तो अगर ये दिखता है तो आपको येलो प्रेसिपिटेट। अब इनका कलर भी पूछ लिया जाता है। जब लेड आयोडाइड के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, तो वो होते हैं येलो इन कलर। एक पेपर में ये डायरेक्ट पूछा गया था कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं Pb के, वो उनका कलर कैसा होता है, तो होता है येलो, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है चेंज इन टेम्परेचर। कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें हमने देखा गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, कलर का चेंजमेंट हो सकता है, साथ में प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं। अब कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ना तो कलर का चेंजमेंट होता है ना प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनमें होती है हीट की फॉर्मेशन, मतलब हीट इवोल्व होती है, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका कॉमन सा बहुत ही सिंपल, एक तो पहली बात ये क्विकलाइम, इसको आप याद रखिए CaO। पता नहीं कितनी बार पेपर्स में इसका नेम पूछ लिया जाता है सिंपली, तो ये क्या है, क्विकलाइम, ठीक है, ये है क्विकलाइम। अब जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, मैं बाद में इसका रियल एग्जांपल भी बताऊंगी आपको, पहले देखिए इसको जब हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो हमें मिला क्या, स्लेक लाइम, मतलब CaOH। अब इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिए, ये क्या है, स्लेक लाइम, ठीक है, स्लेक लाइम पहला कंपाउंड ये बना। पहला क्विकलाइम को जब H2O के साथ मिलाया गया तो स्लेक लाइम। इसका कॉमन एग्जांपल जो आप घर में पुट्टी करते हैं वो इसका मेन एग्जांपल है। हमें क्विकलाइम की फॉर्म में हम लेके आते हैं उसको, फिर H2O जब उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो ये बन जाता है स्लेक लाइम, ठीक है, जो पुट्टी, जिसे हम पुट्टी बोल देते हैं, ठीक है, जो दीवारों के की जाती है। अब
तो ये रिएक्शन है चेंज इन टेम्परेचर, ये कैसी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक। मैंने आपको एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया था। एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्व हो, जिसमें हीट निकले, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, तो ये एक एक्जोथर्मिक। इन दोनों के ये नेम जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर पर, चेंज इन स्टेट। कोई रिएक्शन तब भी मानी जाती है जब उसकी स्टेट में चेंजमेंट आ जाए, मतलब पहले सॉलिड थी अब लिक्विड हो गई, या लिक्विड से सॉलिड हो गई, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस। समझ रहे हो आप? जैसे इसका एग्जांपल कैंपर पढ़ा था हमने, तो हमने वैक्स ली। वैक्स के बारे में तो सब जानते ही हैं, लड़कियां तो जानती हैं, आजकल तो लड़के भी जानते हैं वैक्स के बारे में, कोई बड़ा इशू नहीं है, यहाँ कोई जेंडर वो नहीं है, लड़के भी जानते हैं वैक्स के बारे में, लड़कियां भी, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है? हीट करते हैं, हीट करते ये आ जाती है लिक्विड फॉर्म में, साथ में क्या मिलता है? H2O, वाटर और CO2 गैस रिलीज होती है। ये वैक्स कैसी थी? सॉलिड। अब हमें कैसे मिल गई? लिक्विड। तो ये क्या हुआ? इसकी स्टेट में चेंज आ गया, ठीक है। ये पढ़ लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, हमें कोई भी रिएक्शन दे दी जाएगी पेपर में और कहा जाएगा कि आप इसको बैलेंस करिए, ठीक है। अब इस कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस करना कितना इजी है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसके लिए हमें ये रिएक्शन दी गई है, इसी को देख लेते हैं। Fe मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिए इसको पहले, एक मिनट। ये Fe प्लस, जैसे हमको ये दे दी गई सिंपल ये रिएक्शन H2O मिला क्या? Fe3O4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस। तो सबसे पहले आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस करें, उसमें सबसे पहले आप मेटल को पकड़ लीजिएगा कि हमारे पास मेटल कौन सा है। अब इनमें जब हम देखेंगे तो कौन सा मेटल है? आयरन। Fe एक मेटल है, ठीक है। अब Fe को बैलेंस कीजिए, यहां पर कितने आयरन के मॉलिक्यूल हैं? 3, तो यहां पर 3 लिख दीजिए। ये तो हो गई बैलेंस। अब दूसरे नंबर पर हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। सबसे पहले मेटल को किया बैलेंस, ये सीरीज याद रखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4, और यहाँ पर 1, तो इसको 4। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 2, इधर 4, 4 2 जा 8, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4। तो रिएक्शन कोई भी हो, आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले हमें मेटल ढूंढना है रिएक्शन में, मेटल को बैलेंस करें, इजीली हो जाएगी आपकी रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ये सीरीज याद रखें। उसके बाद हाइड्रोजन। अब ये क्लास खत्म होने के बाद आप कोई भी 2-3 केमिकल रिएक्शन लेकर और इस मेथड से करके देखिए, आपकी इजीली बैलेंस हो जाएगी। यहाँ से 2023 में भी क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसमें हम कंटेंट के साथ इन क्लासेस में क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, मतलब उसका होने की जो प्रोसेस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। देखिए सबसे पहले टेम्परेचर पर, सबसे पहले टेम्परेचर पर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, फिर कैटलिस्ट पर। ये होते हैं कैटलिस्ट, जो किसी भी रिएक्शन को मतलब तेजी प्रोवाइड कर देते हैं, इजीली वो रिएक्शन हो जाए, उनको कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। N2S2, इस कैटलिस्ट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर 2 लोग हैं, एक कोई तीसरा बंदा ऐसा जो आते ही उनकी लड़ाई शुरू करवा दे, तो उसको हम कैटलिस्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं इनको एक एक कर कर। एक आता है प्रेशर, प्रेशर भी है एक साथ में, CO। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिएगा आप, CO
+2s2, इसको 340 एटम प्रेशर पर जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3OH। ठीक है, अगर हम ये प्रेशर ना प्रोवाइड करते तो हमें ये कंपाउंड कभी नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन का रेट जो है वो प्रेशर पर भी डिपेंड कर सकता है। कैटेलिस्ट बदलिया, कंसंट्रेशन। अब पढ़ते हैं रिएक्शंस के टाइप, कितने तरह की रिएक्शन होती है। जैसे देखिए, पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनसे आपको कोई भी 4 रिएक्शन दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये बहुत ही इजी है, इन रिएक्शन को देख के आप डरिए मत, बस जो सिंपल जो पॉइंट है वो याद रखिए। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो चीजें मिलकर A + B मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना दे, क्या कर दे, एक सिंगल कंपाउंड बना दे, उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन। मतलब इन दोनों का हुआ कॉम्बिनेशन और एक प्रोडक्ट हमें मिला। दो रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इधर आप देख लीजिएगा, हमेशा 2 कंपाउंड मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं, और इधर मिलेगा सिंगल कंपाउंड। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये हमने पीछे पढ़ा था क्विकलाइम, जब H2O की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया तो ये मिला था स्लेकलाइम प्लस हीट, तो हमें सिंगल कंपाउंड मिला, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, अब इस स्लेकलाइम को CO2 की प्रेजेंस में जब दोबारा रिएक्ट करवाएंगे तो मिलेगा CaCO3। और ये सिंपल एग्जाम्पल है, जब घर में पुट्टी की जाती है तो हम ये लगाते हैं दीवार पर स्लेकलाइम, ठीक है, CaOH2। अब होता क्या है, 1-2 दिन बाद शाइनिंग आ जाती है। उसका रीजन क्या है, जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये स्लेकलाइम रिएक्ट करके लाइमस्टोन बना लेता है, जो बहुत ही चमकदार होता है। इसी वजह से जब घर में पुट्टी की जाती है, पेंट किया जाता है, तो वो 2-3 दिन बाद शाइन करता है। उसका रीजन यही है कि वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरा Mg + O2, 2 मोल ऑफ MgO बन गए, साथ में हीट निकली, तो ये एक अब ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है, कॉम्बिनेशन। मतलब एक रिएक्शन के कई टाइप हो सकते हैं, ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन थी, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बन गई। ठीक है, एक एग्जांपल ये देखिए, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो 6 मोल तो मिलते हैं CO2 के, 6 H2O को, साथ में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये भी कैसी हुई, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम, कॉम्बिनेशन का उल्टा, जस्ट अपोजिट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए, सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर कंपाउंड, उसमें हमने क्या पढ़ा था, A + B = मिला था हमें C। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा उल्टा, जैसे ये A है, ये जब टूटेगा तो हमें मिलेगा B + C। जो प्रोडक्ट होंगे वो डबल होंगे और रिएक्टेंट होगा वो सिंगल। अब इसके एग्जाम्पल, ये 3-4 तरह का होता है। जैसे देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में हम किसी भी कंपाउंड को जब हीट देंगे तो वो डिकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा, तो उसको हम बोल देंगे डिकम्पोजिशन। ये जो तीनों हैं ये आप याद रखिएगा, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा ये वाला, और आपसे पूछ लिया जाएगा ये कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिक है, या प्रेजेंस ऑफ लाइट है। ठीक है, तो याद रखिएगा CaCO3। ठीक है, सिंपली जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्विकलाइम + वाटर। ठीक है, ये कैसी है, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा, FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो मिलेगा Fe2O3, SO2 और SO3। अब पिछले पेपर में क्या पूछा गया था, FeSO4 को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं, हीट देते हैं, तो कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, तो उसके लिए आपको ये दोनों पॉइंट पता होना चाहिए था। SO2 भी मिलती है और SO3 भी, ये मैं आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें दिखाऊंगी। अब तीसरा पॉइंट देखें, PbNO3 2 मोल। ठीक है, अब इसको हीट दिया तो मिला PbO, जिसका कलर कैसा है, येलो। साथ में गैस कौन सी इवॉल्व हुई, NO2 एंड O2। ठीक है, NO2 एंड
O2। अब इसका कलर कैसा है? ब्राउन। ब्राउन। एक 2022 में ये पूछा गया था, जब PbNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो जो गैस इवोल्व होती है उसका कलर कैसा है? तो ये भी आपको याद रखना है, ब्राउन। ब्राउन कलर, क्योंकि ये गैस ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये तो हीट की प्रेजेंस में पढ़ लिया। अब लाइट, लाइट मतलब सनलाइट। तो ये मोस्टली यूज होता है फोटोग्राफी में। ठीक है, AgCl भी और AgBr भी। अब देखें, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसके दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में जो बहुत ही सिंपल हैं, AgCl एंड AgBr। अब इनको सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो मिलेगा 2 मोल ऑफ Ag प्लस Cl2, 2 मोल ऑफ Ag प्लस Br2। ये दोनों रिएक्शन याद रखिए। जहां कहीं आपको AgCl की रिएक्शन दे दी जाए तो आप समझ जाइए ये है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस सनलाइट की प्रेजेंस को ऐसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो AgCl और AgBr हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इनको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह दिया जाता है। जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती हैं उन्हें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये यहाँ पर गलत लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। आप सही कर लीजिएगा, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं वो भी सही कर लीजिएगा ये पॉइंट। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, NaCl, इसके ये दो एग्जाम्पल है सिंपली। NaCl को जब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो मिले हमें दोनों कंपाउंड अलग अलग हो जाते हैं, Na और Cl। ऐसे ही H2, वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में किया जाता है तो ये मिलता है H2 प्लस O2। अब ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है जस्ट ए मिनट, देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल कौन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको हमें याद करना है। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वो मैं आपके लिए लिख देती हूं। देखिए, इसकी ट्रिक है, कुड़ी नाल कार मांगे एल्टो, जिसको फिर लेकर जिसको फिर हाँ लेड, जिसको फिर हम लेकर हम चले मथुरा M, जिसको हम लेकर चले, जस्ट एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ मैं, जिसको फिर HG AG एंड AU। ठीक है, अब इसकी ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और ये है Pb, डी नहीं है, ये P है, Pb, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, फिर सिल्वर और लास्ट में गोल्ड। गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है, गोल्ड इजिली रिएक्ट नहीं करता ही नहीं, और पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही आपको ये सीरीज याद होगी उसके बाद देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम एक ट्रिक भी है, कुड़ी नाल कार मांगे एल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने।
ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, अब हमारा टॉपिक ये, मैं आपको मेटल में पढ़ाऊंगी तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस रिएक्टिविटी सीरीज को विद ट्रिक, तो अब आप इसको इतना ध्यान रखें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब करेगा कैसे? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम को डिस्प्लेस कर देगा। जो जिस व्यक्ति में ज्यादा ताकत होती है वो ही कमजोर व्यक्ति को दबा सकता है। तो इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए आयरन कहाँ है? ये रहा। और कॉपर कहाँ है? ये। तो कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा FeSO4 प्लस Cu। अब CuCl2Pb लेड, अब इसमें जो लेड है ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। देखिए लेड ऊपर है, कॉपर नीचे, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब 2 मोल ऑफ NaH2O में भी सेम ऐसा ही होगा, Na हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि Na एक अच्छा रिएक्टिव मेटल है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये जिंक ये रहा और कॉपर नीचे है, तो ये इजीली डिस्प्लेस कर देगा। Cl2K को आयोडीन कर देगा, पोटाशियम को कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस। अब ये हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या था? सिंगल मेटल था जो एक कंपाउंड के दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा, इसका ये ले लेगा, इसका जो मेटल है, इसका जो ये मेटल है ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और SO4 के साथ ये वाला मेटल अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो BaSO4 के साथ अटैच और Cl, ऐसी रिएक्शन आपको दिखे तो आप समझ जाइए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaCl प्लस CaSO4, Na चला गया SO4 के साथ, Na2SO4 बन गया, साथ में Ca चला गया Cl2 के साथ, तो CaCl2। अब K2CO3 2NH4I 2KiNH4CO3। अब देखिए CuSO4 है H2S, अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन चला जाएगा SO4 के साथ H2SO4 और ये कॉपर चला जाएगा सल्फर के साथ, ठीक है। अगला देखिए AgNO3 प्लस NaCl, Ag चला जाएगा Cl के साथ और NO3 चला जाएगा Na के साथ, ये मिल गई रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन आप याद रखेगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। याद नहीं रखनी मतलब जब आप इन रिएक्शन को देखें तो आपको देखते ही पता चल जाए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन का ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इज एडेड, किसी भी रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो जब हम उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो होती है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी में रिएक्शन में हमने ऑक्सीजन को गेन किया या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों के ये एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये है, ये रिएक्शन देखिए 2Cu प्लस O2, इसमें हमने कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन को ऐड किया, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट देखिए ये HCl है, इसमें H2Cl2, इसमें क्या हुआ? यहाँ से HCl से इस H को रिमूव किया गया, तो इसको हम कहेंगे ये है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही तरह याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब रिडक्शन, रिडक्शन इससे बिल्कुल उल्टा होगा, इसमें हाइड्रोजन का तो गेन होगा A प्लस H2 और लॉस किसका होगा? ऑक्सीजन का। इसका ये एग्जाम्पल है 2 मोल ऑफ CuO। अब यहां से क्या हुआ? ऑक्सीजन का हुआ लॉस, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो ये कैसी हो गई? रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन का यहाँ पे गेन हुआ, ठीक है। तो रिडक्शन, एक रिएक्शन आती है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ZNO क्या है? ZNO, ठीक है, प्लस कार्बन। अब इसमें होगा क्या? ये बनेगा सिंपल Zn और ये होगा CO, ठीक है।
अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर ZNO में क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुई, ऐड हो रही है ना, ऐड। तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी पॉसिबल है। इसका एक एग्जांपल ये है, एक ये MnO4 प्लस HCl, इसमें MnCl2, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, साथ में HCl, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, रिडक्शन, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, देखिए पढ़ते हैं, विच गिव ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनको मैं यही समझ लेती हूँ। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, देखिए ये ZNO है, ठीक है, विच गिव ऑक्सीजन। अब ये ZNO है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन को दे, मतलब गिव करे, दे, या फिर लॉस, या फिर हाइड्रोजन को गेन करे, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जो विच गिव हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो ऑक्सीजन देता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन लेता है या फिर हाइड्रोजन देता है उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोरोजन, स्लोली ईटिंग अप द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल रिएक्शन। इसका कॉमन एग्जांपल है आयरन। अब आयरन की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर कोई आयरन का टुकड़ा या आयरन से बना हुआ कुछ भी मटेरियल अगर बाहर पड़ा है तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा मतलब उसमें रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही ये आयरन है, ये आया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो होती है, अगर बारिश का मौसम है उसमें जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है, उसमें H2O के पार्टिकल हैं, तो वो कर जाएंगे रिएक्शन और ये बन जाएगा कंपाउंड। यहाँ पर क्या हुआ, कोरोजन, इसको सिंपली बोलते हैं कोरोजन। और रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड फॉर्मिंग प्रोडक्ट विच हैव बैड टेस्ट एंड स्मेल। आपने देखा होगा जो बारिश का मौसम आता है 3-4 महीने, उसमें अचार भी खराब होने लग जाता है, मतलब जो भी खाने का सामान है जिसमें ऑयल है वो खराब होने लग जाता है। उसका कारण क्या है, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैटी फूड्स का, जिनमें घी है, तेल है, उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है और वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी हमने पढ़ ली। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको एक्जोथर्मिक प्रोसेस पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था, इवोल्यूशन ऑफ हीट, जहां पर हीट निकलती है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, इसके जो ये दे रखे हैं ऑप्शन, ये देखिए, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्यूकलाइम, मैंने क्या बताया था, क्यूकलाइम CaO प्लस H2O, क्या बनता है, CaOH2, साथ में हीट, ये चेंज इन टेम्परेचर का जो केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक थी वहां पर पढ़ाया था मैंने आपको। तो जहां पर हीट इवोल्व होगी वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक। तो ये तो है भैया एक्जोथर्मिक। अब दूसरी देखिए, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एक एसिड का जब डाइल्यूशन होता है तो वो भी एक, उसमें भी हीट बहुत ज्यादा मात्रा में इवोल्व होती है, तो ये सिंपल है, ये भी है। साथ में एवपोरेशन ऑफ वाटर, जो वाटर का जो एवपोरेशन होता है वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वो हीट लेके नहीं जा, वो हीट छोड़ती नहीं, लेके जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग हो जाती है। जैसा मैंने आपको मटके का एग्जाम्पल बताया था, जब पानी का एवपोरेशन होता है तो साथ में हीट भी लेके जाता है, जिसकी वजह से मटके का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो एवपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। साथ में सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, जो कैम्फर का सब्लिमेशन है वो भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, वो भी कोई हीट इवोल्व नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, एक ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट, ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस बच जाएगा, व्हाइट फ्यूम अपीयर, व्हाइट कलर के जो झाग हैं वो दिखाई देंगे, या क्रिस्टल इमीडिएटली वेपराइज, या जो जो लेड के जो हमने नाइट्रेट को जब हीट किया तो वो वेपराइज हो जाएंगे, वेपर्स में या फिर ए येलो रेजिड इज लेफ्ट। तो जो वो मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी लेड पीबी की, उसमें मैंने आपको सिंपली बताया था, एक तो प्रेसिपिटेट बनते हैं, और वो प्रेसिपिटेट कैसे कलर के होते हैं ये मैंने आपको वहां भी बताया था, येलो कलर के। तो इसका हो जाएगा येलो रेजिड इज लेफ्ट। ये आया हुआ पर्सन है 2022 में, ये 23 में पूछा गया था। अब देख सकते हो क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कुड रिप्रेजेंट द थर्माइट रिएक्शन? थर्माइट रिएक्शन इनमें से कौन सी है? तो देखिए थर्माइट रिएक्शन, देखिए MgO-Zn, Mg प्लस Zn, ये थर्माइट रिएक्शन नहीं है। ये भी नहीं है, आयरन का जब Al2O3 के साथ कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनता है, ये भी एक थर्माइट रिएक्शन नहीं है। ये भी नहीं है, ZnAl2O3 ZnOAl, ये भी एक थर्माइट रिएक्शन नहीं है। इसको देखते हैं, जब एल्यूमिनियम Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Al2O3 प्लस आयरन। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, साथ में ये एक थर्माइट रिएक्शन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट? हीट कौन से प्रोसेस में रिलीज होती है? देखिए, कंडेंसेशन में, वेपराइजेशन में, फ्रीजिंग में, या फिर मेल्टिंग में। तो कंडेंसेशन में हीट रिलीज होती है, ठीक है। वेपराइजेशन में कोई हीट रिलीज नहीं होती, वो तो अपने साथ हीट लेकर जाता है। साथ में फ्रीजिंग में भी कोई, हाँ फ्रीजिंग में हीट रिलीज होती है। आपने लिया ये दूध या पानी ले लीजिए, इसको आपने रखा फ्रीज में, फ्रीज क्या करता है, इसकी सारी हीट को अब्जॉर्ब करता है, मतलब इसमें से हीट निकाल लेता है। जैसे ही हीट निकलेगी ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग भी इसी का एग्जाम्पल है, फ्रीजिंग में भी हीट रिलीज होती है। तो इसके कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, मेल्टिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक रिएक्शन है और ये करनी है बैलेंस आपको। ये TGT 2021 में पूछा गया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो मैंने आपको जो स्टेप बताए थे वो देखिए। सबसे पहले आप कार्बन से शुरू करेंगे। यहाँ इस रिएक्शन में कार्बन देखिए, अगर मैं यहाँ पर मान लूँ ए की जगह मैं मान लूँ 1, यहाँ पर मान लूँ मैं, यहाँ पर मैं मान लूँ ए की जगह लेट कर लेते हैं 1 मान लिया, तो ये हो गया C3H8, ठीक है। अब यहाँ 1 माना मैंने, तो इधर कार्बन हो गए 3, तो यहाँ भी होंगे कार्बन 3, डी की जगह 3, 3 कार्बन कार्बन बैलेंस, ठीक है। अब नंबर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने हो गए, या फिर हाइड्रोजन को कर लेते हैं। इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 2, तो ई की जगह लिखेंगे 4, ठीक है। 4 दूनी 8, दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। देखिए 3 दूनी 6, 6 यहाँ से, 4 यहाँ से, टोटल कितने हुए 10, 10 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 10 होने चाहिए, तो बी की जगह हम रखेंगे 5, ठीक है। ए की जगह क्या रखा 1, बी की जगह 5, डी की जगह 3 और ई की जगह 4। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये करेक्ट। कितनी सिंपल थी। हमें सबसे स्टार्टिंग में मेटल को पकड़ना है, उसके बाद ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर? कौन सा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? देखिए सोडियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एटम भी रिएक्ट करता है, पोटासियम आयन के पॉजिटिव भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नहीं, सोडियम आयन रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, सोडियम एटम करता है वाटर के साथ, साथ में पोटासियम आयन करता है। तो ये हो गया Na पॉजिटिव, जस्ट ए मिनट, ये करता है Na पॉजिटिव,
पोटाशियम भी करता है, और ये सोडियम एटम ये सिंपल Na नहीं करता, तो ये करता है और ये करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ये मैंने देखा नहीं, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है? जो हीट लेती है, जो हीट लेती है, रिलीज नहीं करती। रिलीज करती हैं वो एक्जोथर्मिक होती हैं, ये हीट लेती हैं। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक नहीं है? ये CaCO3। इसको जब हमने पढ़ा था पीछे, हीट दी थी, कैसी रिएक्शन थी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, इसको हीट दी और ये दो टुकड़ों में बट गई, ठीक है, CaCO में और CO2 में। दूसरा वाटर H2O, इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया था, पढ़ाया था ना मैंने, NaCl और HCl, इसको भी हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया था। तो ये H2O2, इसमें भी हमने हीट दी। साथ में ये रिएक्शन देखिए, 6CO + 6H2O C6H12O6, इसमें भी हम हीट देते हैं, सनलाइट, ठीक है, इसमें भी हम सनलाइट देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन जो ये रिएक्शन है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज की जो ये रिएक्शन होती है, ये यहाँ पर प्लस का निशान नहीं है, C6H12O6, ये ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें हीट रिलीज होती है, इसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है एनर्जी की फॉर्म में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, इसी रिएक्शन के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कैसे? इसमें हीट रिलीज हुई, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कैसा सब्सटेंस है? देखिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट प्रोटॉन नहीं, डोनेट प्रोटॉन नहीं, डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये बात आप याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट के एक्शन, ये कहाँ से? इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ी थी? जो लाइट से डिकम्पो, AgCl और AgBr, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, उसको, ये दो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा AgCl। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी? पहली बात तो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपली आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखिए, NaBr HCl, ठीक है, NaCl HBr, यहाँ कोई हाइड्रोजन का लॉस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। HBr, यहाँ पर हाइड्रोजन का तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन फिर ये सिर्फ रिडॉक्स, हाइड्रोजन का तो लॉस हुआ है, मतलब ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर HBr AgNO3, तो AgBr, यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ देखिए H2Br2, यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन Br2 ने लिया, तो ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये देखिए Na2O + H2SO4, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, Na2O H2SO4, Na2SO4 + H2, यहाँ भी नहीं, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में देखिए, तो ये वाली रिएक्शन है C नंबर पर, इसको देखिए, H2 हाइड्रोजन + Br2, एक में हाइड्रोजन का एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा लॉस कर रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यहाँ पर Br ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, तो जहां पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहां पर Br ने हाइड्रोजन को लिया वो एक रिडक्शन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन भी है एंड रिडक्शन भी। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टरिस्टिक। जो क्विकलाइम पढ़ा था हमने, CaO + H2O की बात कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम प्रेसिपिटेट, स्लेक लाइम के प्रेसिपिटेट बनते हैं। या चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो ये रिएक्शन मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी? चेंज इन टेम्परेचर में, जहां पर टेम्परेचर का चेंज होता है वहां मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी।
इसका सिंपल हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब नेक्स्ट देखिए, बस इतने ही क्वेश्चन थे, ये इसके आंसर की हैं। आपको क्लास कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी तो आप कंप्लीट सेशन को अटेंड करें। थैंक यू।